राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। देश में लोकसभा चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं। इन दोनों फेजों में राजस्थान की सभी 25 सीटों के चुनाव हो गए हैं। ये 25 सीटें पिछले 2 चुनावों से भाजपा के पास थी। 2024 में राजस्थान की इन 25 सीटों पर क्या होने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या इस बार फिर भाजपा 25-0 से क्लीन स्वीप करेगी या फिर कुछ सीटों पर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से राजस्थान में भाजपा कितनी सीटें जीत रही है और किन सीटों पर कांग्रेस आगे है। वैसे तो ये विश्लेषण राजस्थान की 25 सीटों के लिए है, लेकिन 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस का इकोसिस्टम भी कांग्रेस की हार मान चुका है। मेरे हिसाब से भी उन 15 सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हम पहले उन 10 सीटों की बात करेंगे जहां पे कांग्रेस का इकोसिस्टम टक्कर बता रहा है। अगर 2019 की बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों में से मात्र 4 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा का मार्जिन 2 लाख से कम था। उनमें सबसे कम दौसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत का मार्जिन 74,000 था। उसके बाद करौली धौलपुर जहां भाजपा की जीत का मार्जिन 97,000 था। उसके बाद टोंक सवाई माधोपुर जहां भाजपा की जीत का मार्जिन करीब 1,11,000 था। और एक सीट थी नागौर जो भाजपा ने गठबंधन में आरएलपी को दी थी। वहां से भाजपा की जीत का मार्जिन करीब 1,81,000 था। अतः इन सीटों पर कुछ विश्लेषक इस बार कांटे की टक्कर मान रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार इन सीटों पर 5 से 7% मतदान कम हुआ है, जिसका फायदा विपक्ष को होगा, क्योंकि पिछली बार मोदी लहर के चलते इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा था, जिसकी वजह से भाजपा इन सीटों को जीतने में कामयाब हो गई थी। इसके अलावा दूसरी वजह बताई जा रही है दौसा, टोंक और करौली सीट पर गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव। पिछली बार राजस्थान सरकार में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के कारण गुर्जर वोटर कांग्रेस से नाराज था, इसलिए उसने भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया था। लेकिन इस बार सचिन पायलट के प्रभाव से वो वोट कांग्रेस को जा रहा है। वैसे तो इस तर्क में दम है, गुर्जरों ने पिछली बार भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया था, लेकिन हमें यह भी देखना होगा इस क्षेत्र में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी अच्छा प्रभाव है। और दौसा से भाजपा प्रत्याशी को पिछली बार डॉक्टर किरोड़ी मीणा का भरपूर साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार दौसा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा बाबा के पसंद के हैं और बाबा ने उनके लिए खूब मेहनत की है। जब कांग्रेसी इकोसिस्टम दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के सचिन पायलट के करीबी होने का उसे लाभ होने की बात करते हैं, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए इस क्षेत्र में करीब 1 लाख माली वोटर, इसके साथ सामान्य वर्ग और मूल ओबीसी के साथ जाट वोटों का भी बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में मोदी के नाम पर पड़ा है। ऐसी रिजर्व सीट करौली धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर एससी वोटर के अलावा गुर्जर, मीणा, सामान्य वर्ग और मूल ओबीसी का वोटर इस सीट का फैसला करेगा, जिसमें ज़्यादा प्रतिशत भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। करौली में इस बार दर्शन सिंह गुर्जर के भाजपा में आकर विधायक बनने से गुर्जरों का अच्छा खासा वोट भाजपा को मिला है। साथ ही डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने भी यहाँ जमकर मेहनत की है। टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को तीसरी बार मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस से हरीश मीणा मैदान में थे। अब कांग्रेस इकोसिस्टम का कहना है कि टोंक के गुर्जरों ने सचिन पायलट के प्रभाव में कांग्रेस के हरीश मीणा को वोट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुर्जर अपने गुर्जर सांसद को छोड़कर कांग्रेस के मीणा प्रत्याशी को वोट करेगा। इस सीट पर कांग्रेस गुर्जर, मीणा, एससी और मुस्लिम वोटर के सहारे जीत के समीकरण बना रही है, लेकिन धरातल पर यह संभव नहीं हुआ। साथ ही अन्य जातियों ने
जमकर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट किया है। नागौर सीट की बात करें तो इस सीट पर पिछली बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं देकर यह सीट अपने गठबंधन साथी आरएलपी को दी थी, जहां से आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था और 1,81,000 वोट की जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा ने यहां से हनुमान बेनीवाल की चीर प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा परिवार से आती है। मिर्धा परिवार का नागौर की राजनीति में बड़ा होल्ड है। यहाँ पर कांग्रेस को कभी मिर्धा परिवार के नाम से जाना जाता था, लेकिन आरएलपी के आने के बाद यहाँ जाट वोटर में डिवीजन हो गया। उसके बाद यहाँ कांग्रेस कमजोर होती रही और भाजपा बढ़ती गई। नागौर में कमजोर हो चुकी कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन करके अपने मुस्लिम और एससी वोटर को आरएलपी के साथ जोड़कर जीत के समीकरण बनाए। लेकिन ज्योति मिर्धा के भाजपा में आने से मिर्धा परिवार के समर्थक भाजपा के वोटर में जुड़ गए, इसलिए इस सीट पर कांटे की टक्कर हुई। लेकिन हनुमान बेनीवाल का पिछले 5 साल का कार्यकाल लोगों को पसंद नहीं आया। इस वजह से अन्य जातियों ने जमकर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ या मोदी के नाम पर वोट किया है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल के साथ एक समस्या और है। कांग्रेस के अधिकतर जाट नेता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन करे। इस वजह से जाट नेताओं की नाराजगी हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर भारी पड़ सकती है। मेरे अनुमान में पिछली बार 2 लाख से कम मार्जिन की ये चारों सीटें इस बार भी भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं। इन 4 सीटों के अलावा 2 सीटें वो हैं जहां पे कांग्रेस ने भाजपा से आए हुए प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिनमें से पहली सीट है चूरू लोकसभा क्षेत्र, जहां पर भाजपा के 2 बार के सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर भाजपा ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया था। लेकिन 34 साल से चूरू की राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे कसवा परिवार को अपनी विरासत छीनना पसंद नहीं आया और राहुल कसवा पार्टी बदलकर कांग्रेस में चले गए और वहां से टिकट लेकर मैदान में उतर गए। इस सीट पर 2019 में भाजपा की जीत का मार्जिन 3,34,000 था। अब कुछ लोग यहां पर कांग्रेस के वोट में राहुल कसबा के समर्थकों का वोट जोड़कर जीत के समीकरण बना रहे हैं। लेकिन इस सीट पर भाजपा को मिलने वाले वोटर में जाटों का कुछ प्रतिशत वोटर छोड़ दें तो कोई भी वोटर राहुल कसबा के साथ कांग्रेस में नहीं गया, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट देने वाला वोटर हमेशा मोदी के साथ ही रहा है। राहुल कसबा के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले वोटर का प्रतिशत इतना नहीं है कि भाजपा के 3,34,000 के मार्जिन को पाट सके। इसके अलावा राहुल कसबा ने इस चुनाव को जाट वर्सेज राजपूत करने का जो प्रयास किया था, इसका परिणाम ये हुआ कि राजपूत तो भाजपा के पक्ष में लामबंद हो गए, लेकिन जाटों का एक अच्छा खासा वोट भाजपा के जाट प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया के साथ भी चला गया। अन्य समाजों की बात करें तो जहां मुस्लिम और एससी में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला है, वहीं सामान्य वर्ग और मूल ओबीसी ने मोदी के नाम पर भाजपा को जमकर वोट किया है। इसलिए इस सीट को भी भाजपा आसानी से जीत रही है। एक और सीट है कोटा बूंदी, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव मैदान में है। यहां पे कांग्रेस ने भाजपा के पूर्व विधायक और पिछली बार विधानसभा चुनाव हार चुके प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। प्रहलाद गुंजल गुर्जर जाति से आते हैं। इस सीट पर गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव है। प्रहलाद गुंजल गुर्जरों को एकजुट करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ कांग्रेस की फूट प्रहलाद गुंजल पर भारी पड़ेगी। अभी पिछले चुनाव में जब प्रहलाद गुंजल भाजपा के टिकट पर कोटा उत्तर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल मैदान में थे। प्रहलाद गुंजल ने इस चुनाव में शांति धारीवाल पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
इसे लेकर शांति धारीवाल नाराज थे। उन्होंने प्रहलाद गुंजल के लिए हुई सभाओं में भी ये बात बोली है। प्रहलाद गुंजल से शांति धारीवाल की नाराजगी कोटा बूंदी सीट पर कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। हाड़ौती क्षेत्र में शांति धारीवाल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी कांग्रेस प्रत्याशी से नाराजगी ओम बिरला की स्वच्छ छवि और क्षेत्र में हो रहे निरंतर विकास कार्यों की वजह से ओम बिरला यहां पर मजबूत नजर आते हैं। 7वीं सीट है जोधपुर सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस का इको सिस्टम जाट और राजपूतों को भाजपा से नाराज बताकर इस सीट को फंसा हुआ बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता है। वोट देने जाते हुए वोटर कह रहा है कि उनकी गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो देश के लिए वोट कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट कर रहे हैं। ये वहाँ का वोटर साफ कहता हुआ दिखाई देता है। इस सीट पर 2019 में भाजपा की जीत का मार्जिन 2,74,000 वोट का था। ये कुछ कम हो सकता है, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। 8वीं सीट है बांसवाड़ा, जहां से भाजपा ने इस बार कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने यहां से पार्टी सिंबल देने के बाद यहां की ट्राइबल पार्टी बीएपी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन में यह सीट बीएपी को दे दी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत का बांसवाड़ा क्षेत्र के युवाओं में अच्छा खासा क्रेज है, लेकिन इस सीट पर 2019 की तरह ही 72% पोलिंग हुई है। ज़्यादा पोलिंग प्रतिशत की वजह से इस सीट पर भाजपा को एज बताई जा रही है। पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन जब से इस सीट पर पोलिंग प्रतिशत बढ़ने लगा है, तब से यहाँ भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। इस सीट पर सामान्य वर्ग और मूल ओबीसी जहां भाजपा का मजबूत पक्ष है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा गठबंधन के बावजूद नामांकन वापस नहीं लेना भी राजकुमार रोत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। 2019 में 3 लाख से ऊपर जीती हुई ये सीट भाजपा फिर एक बार जीत सकती है। 9वीं सीट है जालोर सिरोही सीट। इसे कुछ लोग टक्कर में बता रहे हैं, लेकिन मुझे इस सीट पर कोई टक्कर दिखाई नहीं देती है। हो सकता है कुछ पत्रकार अशोक गहलोत के प्यार में उनके बेटे की सीट को टक्कर में बता रहे हों, लेकिन धरातल और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जालोर सिरोही सीट भाजपा का मजबूत गढ़ है और यहाँ पर सेंध मारना गहलोत के लिए संभव नहीं लगता है। इस सीट पर करीब 8 लाख SC ST और मुस्लिम वोटर के साथ 80,000 माली वोटर का होना कुछ लोगों को इस सीट पर कांटे की टक्कर लग रहा है। साथ ही वो कहते हैं कि यह सीट गुजरात की सीमा से सटी हुई है, इसलिए राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी का इस सीट पर प्रभाव होगा। यहाँ करीब 3 लाख राजपूत हैं, लेकिन जहाँ यहाँ पर कुछ राजपूतों ने भाजपा को वोट नहीं देने का वीडियो जारी किया, वहीं उससे कई गुना ज़्यादा राजपूतों ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का वीडियो जारी किया। तो ऐसा नहीं लगता कि इस सीट पर राजपूतों के कांग्रेस के साथ जाने का कोई आसार नजर आता है। गुजरात से सटा होने के कारण इस क्षेत्र में मोदी की दीवानगी भी साफ नजर आती है। भाजपा ने यहां से एक बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है। 10वीं सीट है राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट। इस सीट को तो मैं भगवान भरोसे ही छोड़ देता हूं। इस सीट का आकलन मेरी समझ से बाहर है। ये सीट भाजपा ने पिछली बार करीब 3,23,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी दोनों पार्टियों के वोटर में सेंध लगा रहे हैं। इस सीट पर जातिवाद भी जमकर हुआ है, अतः देखना होगा इस सीट पर कौन किसके वोट में कितनी सेंध लगाने में कामयाब हुआ। इसलिए इस सीट को तो आप 4 जून पर ही छोड़ दें। इसके अलावा बची हुई 15 सीटों की बात करें
तो एक सीट भीलवाड़ा जहां भाजपा का मार्जिन 6 लाख से अधिक था, वहीं चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में भाजपा की जीत का मार्जिन 5 लाख से ऊपर था। 6 सीटों पर भाजपा की जीत का मार्जिन 4 लाख से ऊपर था। वहीं जयपुर ग्रामीण में 3,93,000, भरतपुर, झुंझुनू और अलवर में भाजपा की जीत का मार्जिन 3 लाख से ऊपर था। सीकर में जहां 2,97,000 तो बीकानेर में 2,67,000 भाजपा की जीत का मार्जिन था। इन सीटों पर 2024 में जीत हार का मार्जिन कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन सीटों में से कोई सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी। मेरे अनुमान से 2024 में भाजपा राजस्थान की 25 सीटों में से 24 सीटें आसानी से जीत रही है और एक बाड़मेर सीट है जहां पे आकलन करना मुश्किल है। उस सीट पे क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।